तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आज कई दिनों बाद कहानी लाइव, क्योंकि बीच में फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी होती है, मंडे बकरीद, और आज आपके सामने हूँ। उम्मीद है अच्छे होंगे आप सभी, और ईद भी अच्छे से मन गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में भी ईद के दिन बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तक तो सब कुछ शांति से वहाँ रहा। तो बस दुआ यही कि सभी अच्छे रहें, खुश रहें, शांति से रहें। अब आज की कहानी, इस कहानी के बारे में आपसे ये कहूँगा कि एक क्राइम रिपोर्टर के नाते खुद मेरे अंदर भी बहुत बार ये होता है कि कोई ऐसा केस जो सॉल्व ना हुआ हो तो क्यों नहीं होता है वो सॉल्व। ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्यों गुनहगार पकड़ाता नहीं है, उस केस में ऐसी क्या क्या मतलब राज रहस्य है जो ज़हीन से ज़हीन पुलिस अफसर, बाकी जांच एजेंसियां वो नाकाम रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो अनसॉल्व हैं आज तक। अब जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे में सबूत नहीं मिले, बहुत सारे में क्रिमिनल बहुत होशियार होंगे, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें जांच एजेंसी की लापरवाही की वजह से जांच सही दिशा में नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने हिंदुस्तान में तो लागू होती हैं कि सही से जांच नहीं हुई, पुलिस ने अपना काम नहीं किया। ये जो केस है ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बहुत दूर जर्मनी का मामला है। और आज लगभग 97 ईयर 97 साल हो गए। मुझे लगता है कि शायद दुनिया का कोई मर्डर का कोई ऐसा दूसरा एग्जाम्पल किसी केस का नहीं मिलेगा जो इतने साल के बाद भी जिसकी केस की फाइल को आज तक बंद नहीं किया गया। अब ऐसा क्यों? 97 साल तक एक कत्ल की गुत्थी नहीं सुलझी, ऐसा क्यों? इतने सारे लोगों ने इस केस की जांच की फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, ऐसा क्यों? और फिर ऐसा क्यों कि इस केस की फाइल को एक तरह से आप ये मान के चलें जो कानून के स्टूडेंट हैं या जो पुलिस फोर्स में आते हैं, जो जासूस हैं, इन्वेस्टिगेशन जिनका शौक़ है, वो तमाम लोग इस केस की फ़ाइल को पढ़ते हैं, इस केस की फ़ाइल की हर बारीकी को समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस केस के अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। और कहते हैं कि दुनिया में ये एक ऐसा केस है जिसमें जितने भी ज़हीन दिमाग पुलिस अफसर या दूसरी भी किसी भी जांच एजेंसी के अफसर, जासूस, लॉ के स्टूडेंट्स, वो इस केस की फ़ाइल को पढ़ते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि वाकई इसमें ऐसा क्या है कि ये केस सॉल्व नहीं हुआ। और सारे कैरेक्टर, सारे इंसिडेंट, सारी चीज़ें उनके सामने होती हैं और वो अपने अपने हिसाब से फिर कातिल के बारे में आकलन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 97 साल बीत गए, आज भी एक केस को सॉल्व नहीं किया जा सका। आज भी ये केस की फ़ाइल जो है वो खुली हुई, इसको बंद नहीं किया गया, इस उम्मीद में कि शायद कभी इस केस का सच सामने आ सके। हालांकि इसमें एक दूसरा पहलू भी है कि मान लीजिए कि अगर अभी इस केस में कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं और केस वर्कआउट हो जाता है, तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि अगर इन सालों को देखूं, जितने टाइम हो गए, तो कातिल शायद अब ज़िंदा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 97 साल पहले का मामला है। और अगर उसने उस वक्त कोई बालिग होगा, मान लीजिए 16-18 साल का, तब भी उसकी उम्र करीब 110 साल से ऊपर ही चली जाएगी। तो उम्मीद नहीं है कि वो ज़िंदा हो। हालांकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100-110 साल के बाद भी ज़िंदा हैं। तो आखिर क्या है इस केस में और क्या है इसकी कहानी? चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। बात मार्च 1922 की है, मार्च 1922। जर्मनी में एक शहर है म्यूनिक, और म्यूनिक से करीब 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, एक इलाका है जिसका नाम है बावेरियन। तो इसी बावेरियन इलाके में ये एक शहर से थोड़ा हटकर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, खुली जगह है, और ठंड के मौसम में यहाँ बर्फ़बारी होती है काफ़ी। तो यहीं पे एक फार्म हाउस था इसी बावेरियन इलाके में, म्यूनिक से 70 किलोमीटर दूर। इस फार्म हाउस में एक किसान रहता था, अच्छा खासा रईस, अमीर किसान। उसका नाम था एंड्रियास ग्रूबर। तो एंड्रियास इस फार्म हाउस में, उसके साथ कुल 6 लोग रहते थे। एक एंड्रियास खुद, जिसकी उम्र थी उस वक्त लगभग 75-74, उसकी वाइफ काजिला जो करीब 70-68 की थी। इसके अलावा एक बेटी थी जो विधवा थी, विक्टोरिया, और उस विक्टोरिया के 2 बच्चे थे। एक बेटा जोसेफ 2 साल का
और एक बेटी काजेलिया 7 साल की। इसके अलावा एक नौकरानी रहती थी। तो हस्बैंड वाइफ, एक विडो बेटी और उसके 2 बच्चे, ये 5, एक नौकरानी, 6 लोग फार्म हाउस में रहते थे। पैसे वैसे इनके पास सब कुछ थे, ज़िंदगी ठीक ठाक कट रही थी। तभी मार्च 1922 की बात है। एक रात जब ये सारा परिवार सो रहा था, अचानक एंड्रियास को एहसास होता है कि बाहर किसी के कदमों की आहट आ रही है। कोई फार्म हाउस में दाखिल हो रहा है, कोई किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। एंड्रियास उठकर बाहर जाता है, देखता है, बट कोई मिलता नहीं है। वो वापस आता है। थोड़ी देर के बाद उसे फिर आहट सुनाई देती है। तो वो अपनी बीवी को उठाता है और कहता है कि बाहर में कोई है, शायद किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। जब ये दोनों बात कर रहे थे, तभी जो इनकी बेटी थी एंड्रियास की, विक्टोरिया, उसका 2 साल का बेटा जोसेफ, वो आवाज़ सुन के उठ जाता और रोने लगता है। तो एंड्रियास की वाइफ एंड्रियास को चुप करा देती कि तुम्हारा वहम है, यहाँ पे कोई नहीं है, रात को इतने देर रात कौन आएगा, सो जाओ। और ये बच्चा भी उठ गया। और सुबह जो है वो कजेलिया जो 7 साल की थी, उसे स्कूल भी जाना है, तो सबकी नींद ख़राब होगी, तुम सो जाओ। तो एंड्रियास भी अपना इसको वहम मानता है और चूँकि बच्चे जाग गए थे तो वो और न जागे, सो जाए, इसलिए वो सो जाता है। इसके बाद रात बीतती है, सुबह होती है। सुबह अचानक दरवाज़ा खोलने के बाद एंड्रियास देखता है कि उसके दरवाजे पर एक अखबार है। लेकिन जो अखबार वो मंगाता था, वो अखबार उसका नहीं था, बल्कि वो एक दूसरी भाषा का, एक दूसरे लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था जो उसके दरवाजे पे पड़ा हुआ था। अब वो हैरान इस बात का था कि इस बात पे था कि जो अखबार वो सालों से मंगा रहा है और सालों से जो हॉकर है वो न्यूज़पेपर लाकर डालता है, वो अखबार कई बार ऐसा हुआ उसने नहीं डाला, लेकिन उसकी जगह कभी दूसरा न्यूज़पेपर नहीं डाला। उस दिन मॉर्निंग में इसको अपने दरवाजे पे जो न्यूज़पेपर मिलता है, वो न्यूज़पेपर किसी और भाषा का, किसी और ज़ुबान का, जो ज़ुबान उसको आती भी नहीं थी। तो बड़ा हैरान होता है और सोचता है कि वो पता करेगा अगले दिन। इसके बाद रात की बात उसे याद आती है, लेकिन रात की बात और सुबह अखबार का मिलना, तो वो कुछ सोचता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर ये भी सोचता है कि शायद उसका वहम हो। इस बीच में जब वो उठता है नाश्ता वाश्ता करने के बाद अपने फार्म हाउस के पीछे, उसकी नज़र पड़ती है, उस वक्त बर्फ़बारी हुई थी और उस बर्फ़बारी में उसको एक पैर के निशान दिखाई देते हैं बर्फ़ में। तो बड़ा हैरान होता उस निशान को देखकर। फार्म हाउस के अंदर घर के पीछे के हिस्से में बर्फ़ के ऊपर पैर के निशान, जबकि उस पीछे के हिस्से में जहाँ बर्फ़ के पैर के ऊपर निशान मिले थे, वहाँ पे घर का कोई मेंबर कभी जाता नहीं था, इसलिए कि वहाँ झाड़ियाँ थी, कांटे उगे हुए थे। तो पिछला हिस्सा कोई भी घर का शख्स यूज़ नहीं करता था। तो एंड्रियास को बड़ी हैरत होती है कि ये बर्फ़ के पैर के निशान किसके हैं। फिर भी वो कंफर्म करने के लिए घर के लोगों से पूछता है। पता चलता है कि उधर तो कोई महीनों से नहीं गया, क्योंकि झाड़ियाँ और कांटे हैं, तो पैर ना उलझ जाए इसलिए कोई गया ही नहीं। फिर उसे लगता है कि शायद नौकरानी गई हो, लेकिन जिस नौकरानी को इसने रखा था वो नहीं आई थी। उसने कहा कि मैं भी नहीं गई हूँ। जो पुरानी नौकरानी थी इससे पहले, इस नौकरानी को रखे हुए करीब 2-3 महीने हो गए थे। उस नौकरानी की कहानी ये थी, जो छोड़ कर गई थी, उसकी वजह ये बताई थी कि इस घर में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और यहाँ पे कोई भूत प्रेत का साया है। तो वो नौकरानी कई बार रात के, चूँकि वो कमरे में अकेले सोती थी, सर्वेंट रूम अलग था, तो उसने कई बार ये शिकायत की। घर वालों ने कहा तुम्हारा वहम है, हम लोग को कभी ऐसी आवाज़ नहीं आती। लेकिन डर की वजह से वो उस नौकरानी ने, जो बहुत पुरानी थी, आखिरकार नौकरी छोड़ के चली गई। उसके बाद इन्होंने एक दूसरी नौकरानी को रखा था जिसकी उम्र करीब 44 साल थी। अब रात का कोआहट की आवाज़, सुबह न्यूज़पेपर दूसरे भाषा की, फिर पीछे बर्फ़ के ऊपर पैर का निशान, ये तीनों चीज़ें जब हुई तो एंड्रियास सोचने पे मजबूर हुआ क्या करें। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो हुई, ये जो दिन था वो फ्राइडे को ही थी। फ्राइडे को बाकी पड़ोसियों ने भी देखा, एंड्रियास और सारे फैमिली को, बच्चे भी, सब कुछ। उसके बाद क्या होता है कि अचानक दिन गुजरता है
और एक दिन अचानक एंड्रियास ये देखता है कि घर की चाबी जो है वो गायब है। अब घर की चाबी कहाँ गायब हुई, उसे ये लोग चूँकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर ये वापस आते हैं, तो चाबी को एक लेकर जाते थे और इनको कहीं जाना था उस दिन, लेकिन घर में कोई चाबी नहीं थी। जिस जगह पे चाबी रखते थे वो चाबी भी गायब थी। चूँकि वो नौकरानी जो डर से चली गई थी, उसके बाद इन्होंने दूसरी नौकरानी रखी थी। वो नौकरानी कई बार आती थी और फिर रहती थी, और कई बार ऐसा भी होता था रात को नहीं रुकती थी, चली जाती थी। लेकिन जब ये चाबी गायब हुई उस दिन वो नौकरानी दिन में नहीं थी। तो अब ये भी था कि चाबी कौन लेगा, कौन चुराएगा। पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखा है, उन्होंने कहा कि कहीं इधर उधर हो गया होगा हम ही लोगों से। अब 31 मार्च की बात आती है। 31 मार्च को ये सारी चीज़ें हो गई, दिन बीत गई, रात होती है, सैटरडे का दिन आता है, फिर संडे का दिन आता है। अब सैटरडे संडे क्या होता है किसी को पता नहीं। मंडे को न्यूज़पेपर वाला हमेशा की तरह न्यूज़पेपर डालने आता है। जब वो न्यूज़पेपर डाल रहा था दरवाजे के पास, तो वो देखता है कि सैटरडे और संडे का न्यूज़पेपर भी दरवाजे पे उसी तरह पड़ा हुआ है और उसको किसी ने उठाया नहीं। तो उसे बड़ी हैरानगी होती है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं और ये लोग कहीं इतने सालों में कभी गए भी नहीं कि कहीं किसी रिश्तेदार या किसी और के पास। दिन भर कहीं घूम फिर कर चले जाए तो अलग बात है, रात को लेकिन लौटते घर ही थे। तो न्यूज़पेपर वाले ने देखा कि न्यूज़पेपर पड़ा हुआ मंडे को। जब उसने डाला कि पिछले 2 दिन का अखबार पड़ा हुआ है, फिर उसने पड़ोसी से पूछा, तो पड़ोसियों ने बताया कि हाँ, पिछले 2 दिनों से मैंने इस घर के किसी मेंबर को नहीं देखा है, ना एंड्रियास, ना उनकी पत्नी, ना उनकी बेटी, ना दोनों बच्चे, न मेड। तो पड़ोसियों को भी फिक्र होती है जब वो हॉकर बताता है कि न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। उसके बाद वो पुलिस को सीधे फ़ोन करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ऐसे ऐसे इस घर में अखबार पड़ा हुआ और घर के लोग गायब हैं, और कभी ऐसा बरसों में हुआ नहीं। जब खबर मिलती है तो फिर म्यूनिक पुलिस के इंस्पेक्टर उस वक्त थे जॉर्ज, अपनी टीम के साथ फार्म हाउस में पहुंचते हैं। फार्म हाउस में आने के बाद वो जब अंदर दाखिल होते हैं तो फार्म हाउस के पीछे के अलावा दाहिनी तरफ एक बाड़ा था। आमतौर पर ऐसे बाड़े में घोड़े या कुछ जानवर वानवर रखे जाते हैं। उस बाड़े में एंड्रियास की पत्नी काजिला, उनकी बेटी विक्टोरिया का बेटा जोसेफ जो 2 साल का था, और बेटी कजिलिया जो 7 साल की थी। इन 5 की लाश पड़ी हुई थी। 5 को किसी तेज़धार हथियार से मारा गया था और लाश देखकर लग रहा था कि कम से कम कत्ल हुए 2 दिन से ज़्यादा हो गए। अब 5 की लाश देखने के बाद पहला शक ये हुआ कि इन 5 को घर की नौकरानी ने मार डाला है, क्योंकि उन लाशों में नौकरानी की लाश नहीं थी। तो पुलिस को लगा कि नौकरानी मार के चली गई है। इसके बाद पुलिस अंदर दरवाज़ा खोलती है घर का, क्योंकि ये बाड़े में लाश मिली थी। बट जैसे ही दरवाज़ा खोलती है अचानक से बहुत तेज़ बदबू आती है। पुलिस कमरे में दाखिल होती है तो जिस नौकरानी पर शक था उस नौकरानी की लाश भी रूम के अंदर पड़ी हुई थी, और सेम उसके जिस्म पे वैसे ही चोट के निशान थे जैसे बाहर पड़ी 5 लाशों के ऊपर थे। अब पुलिस इस बात पे हैरान थी कि 2 साल के बच्चे तक को कातिल ने नहीं छोड़ा और बड़ी बेरहमी से मारा। फिर लाश को ध्यान से देखने के बाद पता चला कि जो 7 साल की बेटी थी विक्टोरिया की, उसने शायद सबसे आखिरी में दम तोड़ा, और हमले के बाद भी वो काफ़ी ज़िंदा थी काफ़ी देर तक। उसको बाल पकड़कर घसीटा गया था, इस वजह से उसकी कई जगह से बाल उखड़ गए थे और घिसटने के निशान, खून के निशान थे जो लकीर खींच रही थी। अब ये जब सारी चीज़ें हुई और उस वक्त एक फैमिली में 6 कत्ल, जब लोगों को पता चला तो हंगामा हो गया। पुलिस के ऊपर दबाव आया कि इस कत्लेआम का जो केस है इसको जल्द से जल्द सुलझाएं, कातिल को पकड़े। लोगों के अंदर ज़बरदस्त गुस्सा था और म्यूनिख और उसके आसपास इस तरह के इंसिडेंट से पहले क्राइम के हिसाब से नहीं हुआ था। पुलिस ने पहली नज़र में ये माना कि इन सब के जो कत्ल किया गया वो कुदाल या फावड़ा जो नुकीला हथे उनसे मारा गया, लेकिन पूरे फार्म हाउस में कहीं भी वो हथियार नहीं मिला।
जब छानबीन की गई तो पता चला कि एंड्रियास का कोई रिलेटिव आसपास में रहता ही नहीं है, और न ये कभी किसी रिलेटिव के कभी घर गए। इन लोगों का किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। तो कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई करीबी, कोई दूर का कोई रिश्ता ही नहीं निकला। तो रिश्तेदार कोई कुछ कर नहीं सकता, किसी का आना जाना नहीं था, तो फिर वजह क्या हो सकती है। अब यहाँ से पुलिस ने अलग अलग एंगल से जांच शुरू की। 1000 लोगों से ज़्यादा पुलिस ने पूछताछ की जो उस फार्म हाउस के आस पड़ोस में रहते थे, जो जितने शॉपकीपर, दुकानदार, हॉकर, इवन वहाँ से जो बस गुजरती थी, बस स्टॉप, बस के कंडक्टर, ड्राइवर, जिसका भी लिंक ज़रा सा इस गांव, इस फार्म हाउस से जुड़ता था, जो कभी आते थे, कभी जाते थे, या एंड्रियास परिवार जिनके संपर्क में था, चाहे वो शॉपिंग करने के लिए हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे स्कूल की किताबें, कॉपी ख़रीदने की हो, ड्रेस ख़रीदने की हो, कोई भी ऐसी चीज़, जिन जिन लोगों से इस परिवार का जुड़ाव था, उनमें से किसी भी एक शख्स को म्यूनिख पुलिस ने नहीं छोड़ा और हर एक से पूछताछ की। लेकिन उसके बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। शुरू में पुलिस को ये भी लगा कि शायद ये मामला, अगर ऐसा कोई है नहीं, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, तो रॉबरी इसका मोटिव हो सकता है, लूटपाट के लिए किया गया हो। लेकिन जब पुलिस ने फार्म हाउस के अंदर की तलाशी ली तो जितने भी नकदी, पैसे, जेवर, जो कीमती सामान थे, वो सब घर के अंदर अनटच थे। किसी भी कातिल ने उसको छुआ तक नहीं था। तो ये रूल आउट हो गया कि ये रॉबरी मकसद नहीं हो सकता, क्योंकि घर में कोई भी कीमती सामान उससे वहाँ से लूटा ही नहीं गया। तो फिर कातिल कौन हो सकता है। एक एक छोटे छोटे जो सुराख थे उन सबको पुलिस ने पकड़ा, टटोला। फार्म हाउस की इवन ज़मीन कहाँ से डील हुई, कब कितने में डील हुई, उसका कौन था डीलर, पड़ोसी लोग कैसे हैं, पड़ोसी का पूरा हिस्ट्री, एक एक का कौन कौन, उनसे क्या रिश्ता। शहर में जब ये म्यूनिख पहुँचते तो म्यूनिख में कहाँ कहाँ इनका जाना आना होता, किन किन लोगों से संपर्क होता, मतलब पूरा जो चेन था वो हर एक को कर लिया। कोई सुराग नहीं मिला कहीं से। फिर पुलिस को एक थोड़ी सी सुराग या एक उम्मीद मिलती है, और वो ये होता है कि शायद इस हत्याकांड के पीछे जो विक्टोरिया, विधवा बेटी थी एंड्रियास की, उसका मुर्दा पति हो सकता है। आप ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा आपको कि जो मुर्दा है, जो मर चुका है, वो कैसे खून कर सकता है। लेकिन इस एंगल पे भी पुलिस ने जांच की। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी क्यों पुलिस ने जांच की। असल में विक्टोरिया के जो हस्बैंड थे, उसका नाम था कार्ल ग्रेबियल। ये जर्मन आर्मी में था और आर्मी में रहते हुए ही इसकी मौत हो गई थी, कार्ल ग्रेबियल की, जो विक्टोरिया का हस्बैंड था। लेकिन इस मौत की तस्दीक तो की जर्मन आर्मी ने, लेकिन कभी भी गैब्रियल की लाश नहीं बरामद हुई, उसकी लाश कभी नहीं मिली। तो ये मान लिया कि वो मर चुका है, मुर्दा है ऑफिशियली। जो भी उसके पेंशन और बाकी चीज़ें वो भी सब गवर्नमेंट ने दी, सब कुछ दी, लेकिन कभी भी विक्टोरिया के हस्बैंड की लाश बरामद नहीं हुई। तो पुलिस ने इस एंगल से भी जांच की कि हो सकता है कि वो ज़िंदा हो और कोई ऐसी दुश्मनी हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से वो आया और उसने कत्ल करके और वो सब पूरे परिवार का चला गया। लेकिन उसमें भी पुलिस को नाकामी हाथ लगी, क्योंकि उसने जितनी भी अपनी कोशिश थी वो लगा दी कि अगर वो ज़िंदा है, मरा नहीं है आर्मी में, तो कहाँ हो सकता है, किस रूप में हो सकता है, किस भेष में हो सकता है, क्या नाम बदल के किस शहर में कहाँ क्या कर रहा हो। उसके पूरे रिश्तेदार को, उसके जो विक्टोरिया के ससुराल वाले, उन सबको खंगाल डाला, पर पता चला कि वो मौत के बाद कभी दिखाई ही नहीं दिया किसी को। इसी बीच फिर पड़ोसियों ने बताया, जिस फार्म हाउस में सारा कत्लेआम हुआ था, कि उनको एंड्रियास की पूरी फैमिली के कत्लेआम के बाद, उनकी मौत के कुछ दिन के बाद, अचानक उनके घर के किचन की चिमनी जलती हुई नज़र आई और चिमनी से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस घर में किसी का साया भी देखा जो चल रहा था उस घर के अंदर। तो एक साथ कई पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से धुआं देखा था, जबकि उस घर में कोई नहीं था, और कुछ लोगों को चलते हुए भी देखा। उनके कहने पे पुलिस ने कई बार फार्म हाउस खुलवाया, फिर वहाँ गई, उस चिमनी को चेक किया, बाकी चीज़ें देखी, बट कहीं से इस बात के सबूत नहीं मिले कि इनकी मौत के बाद कभी उस चिमनी और बाकी चीज़ों में कुछ कभी जलाया गया हो। पुलिस कोशिश करती रही, जितने ज़हीन दिमाग थे जर्मन पुलिस के उन सबको लगाया गया। CID इसमें काम की, जासूस लगे, अलग अलग स्पेशलिस्ट लगे, हर एक ने अपने अपने लेवल पे जांच की। एक पूरा
कई हज़ार लोगों की जो कड़ियाँ बनी उन सब से बात हुई। लेकिन उस रात उस घर में कौन आया, इन 6 लोगों को किसने मारा, क्यों मारा, वजह क्या थी, ये राज कभी खुला ही नहीं। तब धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया, लोग भी भूलते गए, तब म्यूनिख पुलिस ने एक फ़ैसला किया, क्योंकि हर एक केस में एक मियाद होती है। बहुत सारे कंट्री में ऐसा होता है कि इतने साल तक अगर ये हो गया तो ठीक है, वरना केस क्लोज। अपने यहाँ भी बहुत सारे केस ऐसे क्लोज फाइल बंद कर देते हैं जिसमें सबूत ना हो, गवाह ना हो। जैसे इवन आरुषि केस में सीबीआई ने क्लोज़र रिपोर्ट डाल दी थी कि हमें नहीं मालूम कातिल कौन है। बाद में वही क्लोज़र रिपोर्ट को चार्जशीट में तब्दील करना पड़ा, जिस पर सज़ा हुई। बट म्यूनिख पुलिस ने एक फ़ैसला किया कि इस केस को हम क्लोज़ नहीं करेंगे, इसकी फ़ाइल खुली रहेगी। जब जब इसमें कोई नया सुराग मिलेगा हम उसकी जांच करेंगे। और वो बीच बीच में उसकी फिर से जांच शुरू करते और उसमें जो भी अपडेट होता उस केस फाइल को अपडेट करते जाते। करते 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 1922 से 2019 आ गया, 97 ईयर बीत गए, ये केस नहीं खुला। जर्मनी में जो भी लोग पुलिस, लॉ, कानून इन सब की पढ़ाई करते हैं, वो एक बार इस केस को ज़रूर पढ़ते हैं, एक तरह से चैलेंज के तौर पे कि क्या पता इस केस की फ़ाइल पढ़ने से वो कातिल या कातिल के बारे में कोई सुराग निकाल सकें और उसको पता कर सकें। और इस केस की फ़ाइल की वजह से ही जिस फार्म हाउस में ये कत्लेआम हुआ है कि फैमिली के 6 लोगों को मारा गया, उस एंड्रियास के फार्म हाउस को वो एक समाधि स्थल बना दिया गया है। तो समाधि के तौर पे वहाँ आज भी मौजूद है और आज भी एंड्रियास और उसके पूरी फैमिली की वो केस फाइल ज़िंदा है, खुली हुई है। और एक चुनौती है हर ज़हीन दिमाग पुलिस अफसर या किसी भी जांच एजेंसी के अफसर के लिए कि आओ केस फाइल पढ़ो, केस को समझो और अगर इसे सॉल्व कर सकते हो तो करो, कातिल तक पहुंच सकते हो तो पहुंचो। बट 97 साल हो गए, अभी तक इस चुनौती को किसी ने कामयाबी से एक्सेप्ट नहीं किया है, इसको सॉल्व नहीं किया। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि शायद अब ये है कि एक बार पता तो चल जाए कि आखिर वो कातिल था कौन, क्योंकि अब कातिल का ज़िंदा हाथ आना मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस उम्र इस केस को देखते हुए 97 साल पुराना मामला है, शायद वो ज़िंदा ही ना हो। लेकिन अब भी एक सवाल ये पूरे जर्मनी में, ख़ासतौर पे म्यूनिख पुलिस के लिए एक चैलेंज है कि 6 लोगों का कातिल आज तक हाथ नहीं आया। आज तक यही नहीं पता चला कि कत्ल किसने किया, क्यों किया, क्या वजह थी। इसीलिए कहते हैं कि ये अब शायद दुनिया के कुछ चुनिंदा केसों में है जिसकी फ़ाइल इतने सालों बाद भी खुली हुई है। उम्मीद करता हूँ कि कभी ये केस खुले और पता चला कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है, और ऐसा पता चला तो जाहिर सी बात है क्राइम तक की फैमिली को मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले बताऊँ, पूरी डिटेल में बताऊँ। लेकिन फ़िलहाल ये है कि ये कहानी ही एक कहानी ही की तरह है, इसका अंजाम, इसका आखिरी पन्ना लिखा जाना अभी बाकी है। इस केस की फ़ाइल पे आखिरी जो सारी चीज़ें होनी है वो बाकी है। इंतज़ार कीजिए क्या होता है, कभी खुलता भी है कि नहीं खुलता है। अब आसिम बैठा हुआ है, तो आसिम बताओ फटाफट। संजीवनी कुमार है, हाँ, वो बोल रहा है कि सर ये केस आरुषि तलवार केस तो नहीं लगता, क्योंकि उसमें भी एक नौकर पे शक हुआ था, वो भी मरा हुआ मिला, इसमें भी नौकरानी पे शक हुआ, वो भी मरा हुआ मिला, और दोनों रहस्य हैं जो सुलझे। हाँ अश्वनी जी, बस ये एक नौकर और नौकरानी वाली चीज़ें इसमें कॉमन है। बाकी आरुषि और हेमराज यहाँ 2 कत्ल था, वहाँ 6 कत्ल है। दूसरा ये भी है कि और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं दोनों केस में। लेकिन हाँ, अगर आप उसकी बात करें कि सच क्या है, उस केस का नहीं आया। लेकिन यहाँ अगर 2 कोर्ट की बात करें तो माँ बाप को ही किया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला है, उसमें जो फैसला आएगा उसके बाद ही कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि उस केस को लेके जो म्यूनिख के लोग सोचते हैं, वही आरुषि केस को लेके हम लोग भी सोचते हैं कि सच में क्या आरुषि का कातिल पकड़ा गया या वही है जो सीबीआई ने कहा था। क्योंकि जिस क्लोज़र रिपोर्ट को आपने चार्जशीट में तब्दील किया, उस चार्जशीट की बिहाफ पे आप लोअर कोर्ट ने सज़ा सुनाई, फिर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, तो उसके ऊपर शक करना लाजमी है। सर सौरभ सिंह बोल रहे हैं, सर क्या कोई हॉरर एंगल हो सकता है? हाँ सौरभ सिंह साहब, मैं इस पर मतलब हॉरर और इन चीज़ों पे खुद बिलीव करता नहीं। और क्राइम में भी ये है कि जो पुलिस और ये बाकी चीज़ें हैं उनको भी इस पर कोई बिलीव नहीं है। वो कानून जो है वो सिर्फ सबूत मांगता है, गवाह मांगता है। तो भूत प्रेत का मैं इस पर कोई कह नहीं सकता, इसलिए कि जब जिन चीज़ों पे बिलीव नहीं है तो उसके बारे में क्या बोलूँगा।
सर शब्बीर रौनक बोल रहे हैं सर, इसमें किसी और कंट्री की एजेंसी ने हाथ बटाने की या केस को सुलझाने की कोशिश करी? शब्बीर रौनक साहब, इसमें किसी और कंट्री के लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की, जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ कई कंट्री के स्टूडेंट्स जो पुलिस के हैं या लॉ के हैं, उन्होंने इस केस की फाइल को जाके पढ़ा और उस पर काम भी किया। ये सच है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सर दीक्षा बजरंग है, ये बोल रही है सर इसमें जो परछाइयाँ और जो साए दिखाई देते थे वो लोग कौन थे, इसका कुछ पता चला? दीक्षा जी, इस बारे में जब पुलिस ने जांच की, जब कहा कि चिमनी से धुआं उठ रहा था, मौत के बाद भी कुछ लोगों के चलते हुए परछाई दिखाई दी, लेकिन पुलिस ने उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ पाई नहीं। कई बार पुलिस ने वहाँ का दौरा किया, तो ये सिर्फ एक वहम ही निकला, इसमें पुख्ता तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं आई। सर कमल वर्मा बोल रहे हैं कि हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी के कारण कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वगैरह हो और ऐसे बीआरबाद में भाग गए होंगे। कमल साहब, इसमें कुछ भी हो सकता है, पुरानी दुश्मनी हो सकती है, किसी की रंजिश हो सकती है, किसी पड़ोसी की रंजिश हो सकती है, लेकिन कहना ये पड़ेगा कि जो भी कातिल है वो नहायत शातिर, नहायत चालाक, उसने ऐसा एक भी सबूत नहीं छोड़ा। अगर छोड़ा होता तो शायद 97 साल तक वो कानून के चंगुल से यूँ भागा ना होता। इसका मतलब है कि जो भी था वो बहुत ही शातिर किस्म का और शातिर दिमाग था। सर सुंदर बागवान बोल रहे हैं सर, एज अ क्राइम रिपोर्टर आपको क्या लगता है इस केस में? आज सुंदर बागवान साहब, क्राइम रिपोर्टर के तौर पे मुझे क्या लगता है इस केस में, मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर लगता है कि इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, ये प्योर क्राइम है। किसी ने कत्ल किया, अब जाहिर सी बात है कत्ल करने के पीछे मकसद होता है। यहाँ पे एक मोटिव रॉबरी हो सकती थी, लेकिन चूँकि घर में सारे कीमती सामान घर में ही रखे हुए थे तो रॉबरी होगी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो ये है कि कोई रंजिश, कोई दुश्मनी, या ये भी हो सकता है कि अचानक कोई रात को आया हो कोई ऐसा, कि कोई कई बार हुआ है, कई बार कत्ल प्लान के साथ नहीं किया जा सकता, हो सकता है कोई अजनबी वहाँ से गुजर रहा हो सकता है वो अचानक घर आया हो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो, कोई ऐसी कुछ भी अचानक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद उसने सबको मार डाला। तो इसमें कुछ भी, ये वही वाली बात है, चूँकि केस पता नहीं है कि आखिर में क्या सच्चाई है, तो हम लोग सिर्फ इस वक्त एक तरह से यही कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसमें भूत प्रेत का कोई रोल हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। सर धैर्य शाह बोल रहे हैं, क्या पुलिस ने पुरानी नौकरानी से पूछताछ की? शाह साहब, बिल्कुल, नौकरानी साहब से भी पूरी पूछताछ हुई थी, और नौकरानी हालांकि कई महीने पहले जा चुकी थी, उसने सारी चीज़ें बताई थी वहाँ पे, उसने ये भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ उसे अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, उसने सारी बातें बताई, लेकिन उस नौकरानी का भी कोई रोल नहीं निकला। सर नबा खान है, बोलते हैं सर मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ और मैं इस केस को पढ़ना चाहती हूँ, तो इसकी फाइल में कैसे एक्सेस कर सकते हैं? नबा खान, मैं कैसे बताऊँ आपको कैसे एक्सेस कर सकती हैं? आप एंड्रियास करके एक तो या तो सर्च करें, और अगर नहीं होगा तो मैं कोशिश करूँगा, आपको कुछ चीज़ें हैं तो आप मेल कीजिएगा क्राइम तक पे, तो मैं उसमें आपको फिर भेजता हूँ। सर दीपक बोल रहे हैं कि सर एक अखबार वाले ने इस केस में पुलिस को दी, पता चलता है वो लोग कितने जागरूक हैं, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं है दीपक साहब, हमारे देश में भी अखबार वाले ने, आपने कहा खबर दी तो जागरूक हैं। मुझे याद आता है, आपको ही मैंने यही कहानी सुनाई थी अभी लास्ट, एक शायद प्रवीण बॉबी की, उसमें भी यही था। घर के बाहर अखबार पड़ा हुआ था, हॉकर ने देखा, फिर उसने पड़ोसी को बताया, पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया। ठीक है, हम लोग उतने जागरूक नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से सो रहे होते हैं। जहाँ जहाँ कई बार ऐसा होता है, बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, जो लोग अलर्ट थे उन्होंने बचाया, उसकी वजह से क्राइम रुक गया। तो ऐसे भी एक तरफा मतलब कंपेरिजन ठीक नहीं है, लेकिन कई बार हाँ हम लोग लापरवाह भी होते हैं, ये भी सच है। सर पृथ्वी खन्ना है, बोल रहे हैं सर क्या कभी आपने किसी एजेंसी में ट्राई किया है कुछ इनपुट देने का या अपना कुछ केस सॉल्व करने का? कौन है? सर पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी साहब हैं, कह रहे हैं किसी एजेंसी में अपना इनपुट या केस सॉल्व करने का। ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार होता है जब आप इतने सालों से कर रहे होते हैं और कहीं आप क्राइम सीन पे होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं तो आपकी दोस्ती हो जाती है, तो आप अपनी राय भी देते हैं, या कई बार एक अच्छा आईओ इन्वेस्टिगेटिव अफसर जो होता है उसका ये होता है कि आँख कान सब खुला हो, कौन कब क्या कह रहा है, क्या देख रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है। एक ही चीज़ हो सकता है, मैं अलग नज़रिए से देख रहा हूँ, आप अलग नज़रिए से देख रहे हैं। तो ये जैसे पुराना वो मुहावरा है कि ये बोतल है, अब इसमें ये आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, दोनों सच हैं आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से। तो जो अच्छे स्मार्ट पुलिस वाले होते हैं वो ज़रूर देखते हैं कि स्पॉट पे जो लोग हैं वो क्या चीज़ देख रहे हैं। कई छोटी छोटी चीज़ें जो पड़ी होती हैं उनसे भी केस सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा कई बार होता है, वो पूछते हैं, राय लेते हैं, तो जो हम लोगों को लगता है वो हम बता देते हैं, या कई बार अपनी स्टोरी के ज़रिए भी
कि पुलिस ने यहाँ पे ये नहीं किया, अगर उससे पूछताछ करती या उससे पकड़ती या वो सबूत देखती या उनसे कुछ करवाती तो वो चीज़ों को भी वो लोग लेते हैं, क्योंकि आखिरी में तो यही होता है कि केस सॉल्व करना है, और केस सॉल्व करना एक क्राइम रिपोर्टर का नहीं, पुलिस का काम है, जो जांच एजेंसी है, जो ऑफिशियल जिनको ये अधिकार है। तो अगर वो सॉल्व करते हैं तो उनकी ही वाहवाही होती है, उनके ही तमगे लगते हैं, उनको ही प्रमोशन मिलता है। सर अमित जी बोल रहे हैं कि सर इसमें पेपर वाला जो था उस पर शक किया जा सकता है क्या? अमित जी बताया था आपको, जैसे 1000 से ज़्यादा लोग जितने भी थे वो सबसे पूछताछ हुई। पेपर वाला जाहिर सी बात है पहला विटनेस था, उसने कहा कि पेपर 2 दिन से किसी ने उठाया नहीं है। तो इसमें किसी को भी, जब ये केस इतना बड़ा था कि एक साथ एक तो 6 लोगों का कत्ल उस वक्त, तो किसी को भी छोड़ा नहीं गया था। हर एक की न सिर्फ पूछताछ हुई बल्कि कहते हैं कि कई लोगों की तो सालों निगरानी की गई खामोशी से। पुलिस ने जैसे ज़ीरो इन किया था कि अच्छा ये सारे हटाओ 100 में से, ये 5 हैं जो सस्पेक्टेड हैं मेन, तो उन 5 के बारे में शुरू में क्लीन चिट देके उनको छोड़ भी दिया, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर कई साल तक उन्होंने खुफिया निगरानी रखी कि कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, जिससे मिलता है फिर उस चेन को पकड़ा कि ये इसका इससे कनेक्शन है, इसका किससे कनेक्शन है, उन लोगों का इस मर्डर से कनेक्शन है कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन खाली हाथ रहे। सर हिम्मत जी हैं, बोल रहे हैं सर जो अखबार पहले दूसरी भाषा का मिला था वो अखबार किसने रखा था, वो अखबार क्या जो अभी करंटली जो इनको अखबार दे रहा था, क्या उसको इस बारे में कुछ पता था? नहीं, इसमें भी एक चीज़ है कि जिस अखबार के बारे में बात हुई थी उस न्यूज़पेपर ने, ये शायद मैं आपको बताना भूल गया था, जब पुलिस ने पूछताछ की तो वो न्यूज़पेपर जो दूसरे लैंग्वेज का था वो इस हॉकर ने नहीं डाला था, उसने साफ मना किया था। वो केस प्रॉपर्टी भी है, पुलिस ने उसको रखा भी था, तो क्योंकि घर से बरामद हुआ था वो, लेकिन अखबार कहाँ से आया वो वैसे ही राज है जैसे ये 6 कत्ल का राज बना हुआ। सर छाया पांडे जी बोल रही है सर केस ना सॉल्व होने की वजह से केस क्लोज कर देते हैं, ये कहाँ तक ठीक है? ऐसे तो क्रिमिनल बाहर घूमते रहेंगे। छाया जी यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, केस ना होने से क्लोज जो करते हैं उसके कई सारी कानूनी मजबूरियाँ होती हैं कि एक तो बहुत सारे केसेस होते हैं, पुलिस के ऊपर बर्डन होता है। अब एक केस सॉल्व नहीं हो रहा, हर तरफ से आपने हाथ पैर मार लिए, तो आपको कहीं ना कहीं कानूनी बंदिश ये भी है कि आपको कोर्ट को बताना पड़ता है कि फ़लाने केस का क्या हुआ। तो ऐसे कई केस है जिस पे आप डेट पे डेट लेते रहते हैं, कहीं में आपको बताना पड़ता है कि इसमें कोई क्लू नहीं है, हम कहीं भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो मजबूरी है आपको जाके कोर्ट को देना। तो जाहिर सी बात है इसमें जो कातिल हैं या जो भी गुनहगार है वो छूट जाता है, लेकिन मजबूरी भी होती है कि फिर पुलिस क्या करे। लेकिन पुलिस बहुत मुश्किल से ये काम करती है कि केस क्लोज की वो फाइल कोर्ट में डालती है। क्यों? जैसे ही आपने केस क्लोज वाली डाली बिना सॉल्व किए हुए, तो इसका मतलब ये आपकी नाकामी है, आपके करियर पे, आपके सर्विस रिकॉर्ड पे एक धब्बा है, और ऐसे धब्बा लेके आप बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाते हैं, तो उनका सर्विस रिकॉर्ड भी बुरा होता है इससे। सर हैदर बेग हैं, बोल रहे सर मैं दुबई से हूँ और मैं अपनी कहानी, आपकी कहानी ट्रक पे सुनता हूँ घर जाते टाइम, घर से अपने काम पे जाते टाइम। आप दुबई जब आए तो मुझसे प्लीज़ मिलिए। हैदर बेग साहब थैंक यू वेरी मच, बट आप संभाल के सुना करें, कम से कम गाड़ी में बैठकर अगर आप सुन रहे हैं तो बराबर में, जो ड्राइवर के बराबर में बैठ के सुना कीजिए, ड्राइव करते हुए ना सुने, थोड़ा सा एहतियात बरतिए। और मैं पक्का मैं दुबई आऊँगा तो ज़रूर आपसे मिलूँगा। सर अमित शुक्ला बोल रहे हैं क्या विक्टोरिया का कोई बॉयफ्रेंड है था जिसने उसका मर्डर किया हो, या उसी ने? नहीं अमित शुक्ला जी, जितना आपका दिमाग चल रहा है कि बॉयफ्रेंड था या कोई और था, ये सारे पहलू पे उन्होंने हर चीज़, मैंने बताया ना आपको कि कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा। और आज भी लोग इस केस फाइल को पढ़ते हैं, और जैसे आप सवाल कर रहे हैं, अच्छा लगा कि आप लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। मुझे लगता है अभी सभी में अंदर जासूस बनने की उसकी काबिलियत है, अच्छा, लेकिन ये सोचना चाहिए हर पहलू से, क्योंकि दिमाग चलता है तब सवाल उठते हैं हर चीज़ में। जब तक आप खुद से सवाल नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो लेकिन ये जो है इत्तेफाक से जितने सवाल हमारे आपके मन में चल रहे हैं, उन सारे सवालों को उन्होंने टटोला, लेकिन कामयाबी फिर भी नहीं मिली। सर अमन आर्यन बोल रहा है सर उस आदमी के पैरों के निशान और रात को जो आवाज़ें आई तो वो मर चुका था, तो ये सब उसके साथ हुआ ही किसने बताया? ये सारी चीज़ें जब अगले दिन की बात है, ये फ्राइडे को आपने पूरी कहानी अगर सुनी है, तो सुबह जब वो रात को सपना देखता है, कि सपना क्या देखता है, मतलब उसको आवाज़ आती है, फिर बीवी सुला देती है, सुबह उठता है, घर के पीछे झाड़ी में बर्फ़ के ऊपर पैर के निशान देखते हैं, घर के पीछे कोई कभी जाता नहीं, उसे शक होता है, अखबार दूसरी भाषा का रख दिया गया था, तो वो फिर पूछताछ करता है कि कोई गया कि नहीं, तो वो पड़ोसियों को भी बताता है कि कोई आया तो नहीं था, कोई पीछे तो नहीं गया था। वो चूँकि चेक कर रहा होता है कि अनजान कोई हमारे यहाँ घर के पैर के निशान क्यों हैं। तो पड़ोसियों को इस तरह से जानकारी मिली, क्योंकि तब अंद्रयास ने खुद पूछताछ की थी, और वो उस दिन पूरा परिवार देखा गया था। उसके बाद अगले 2 दिन तक परिवार को किसी ने नहीं देखा। तो इससे ये पता चलता है कि फ्राइडे तक ये परिवार जिंदा था, जो कुछ हुआ सैटरडे नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग में हुआ।
सर कशिश जी बोल रहे हैं, सर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कहानी कब से? हाँ कशिश जी, मैं कई बार बोल चुका फिर झूठा हो जाता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कहानी वैसे 15 अगस्त पे या तो कल या परसों, पक्का वादा। सर अयान जी बोल रहे हैं कि सर जितने केसेस होते हैं मर्डर मिस्ट्री, इसको अगर सॉल्व नहीं कर पाते तो कोई ऐसा क्राइटेरिया है जहाँ पे हम ये सारी मर्डर मिस्ट्री देख सकें या इन पे कोई कहानी बनी हो तो आप प्राइम तक तो लोग उस चीज़ को पूरी लिस्ट बना के हमें दिखा सकें? ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट है इसमें कि कौन कौन से सॉल्व नहीं हुए, फिर उन्हें देख सकते हैं। इसके लिए आपको फिर मैं कैसे बताऊँ, अलग अलग चैनल है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, शायद अगर वहाँ सर्च करें तो मिल जाएंगे। यही डाल दें आप अनसॉल्व केसेस, अनसॉल्व मर्डर, अनसॉल्व बाकी चीज़ें, तो बहुत सारे ऐसी लंबी लिस्ट है इसकी। सर शशिनाथ की मर्डर मिस्ट्री के बारे में लोग सुनना चाहते हैं। अविनाश सिंह जी और कोमल सर, कई लोगों ने अविनाश जी, कोमल जी, सब शशिनाथ, मैं जल्दी आपको सुनाता हूँ, ये भी चलिए मैं लिस्ट में शामिल कर लेता हूँ। सर एक नारायण दास जी बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर कहाँ का था और किस एरिया में और कौन सी डेथ? नारायण दास जी ये जर्मनी का ही, लेकिन किसी अलग भाषा में, चूँकि वहाँ पे बहुत सारे उस वक्त अलग अलग देश के भी लोग रह रहे थे, तो वहीं पे एक दूसरी किसी भाषा का न्यूज़पेपर था, लेकिन एग्जैक्ट किस ज़ुबान का था या किस मतलब कंट्री से ताल्लुक़ रखता था, इसकी जानकारी जैसे ही मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अच्छा सवाल किया आपने। सर सौरभ जी बोल रहे हैं कि सर कल ईद थी और आज आप ऑफिस आ गए, आप कितना काम करते हैं, कभी अपने लिए टाइम निकाल लीजिए। सौरभ जी थैंक यू वेरी मच। काम करना पड़ता है, एक्चुअली मैं जिस पेशे में हूँ तो ईद की छुट्टी कल थी, लेकिन हम लोगों का कि 24/7 है, तो 7 दिन एक तो शो होता है, 7 दिन जाना होता है, 7 दिन क्राइम होता है, क्रिमिनल छुट्टी नहीं लेने देते, तो बड़ी मुश्किल से एक आध दिन छुट्टी मिल जाती है तो कर लेते हैं। बाकी आज फिर लौट के बुद्धू घर के आए तो आज वापस काम पे, और फिर आप लोगों से मिलना होता है, कहानी भी सुनानी होती है, ये भी एक जिम्मेदारी है, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। सर मुदिता रावत बोल रही है, सर जैसे हर प्रोफेशन में सब फील्ड होती है, जैसे क्राइम रिपोर्टिंग में भी फील्ड होती है कि अंडरवर्ल्ड अलग देखेगा, नॉर्मल क्राइम अलग देखेंगे, और आप कभी अंडरवर्ल्ड के किसी रिलेटेड को क्राइम तक के लाइव हम लोगों से मिलते हैं? जी बिल्कुल, मुनीता रावत जी, जैसे पॉलिटिक्स में पोर्टफोलियो होता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्टर अलग, डिफेंस मिनिस्टर अलग, फाइनेंस मिनिस्टर अलग, HRD मिनिस्टर अलग, INB मिनिस्टर अलग, तो उसी तरीके से जर्नलिज्म में भी होता है, वो चाहे टीवी हो या अखबार हो। जर्नलिज्म में एक बेसिक चीज़ होती है कि जो जिस चीज़ में जिसका इंटरेस्ट होता है या उसकी पकड़ होती है, एक तरह से स्पेशलाइजेशन होती है उसमें, तो वही काम करता है। जैसे शुरू से मुझे ये था कि जासूस बनना था, जासूस बना नहीं तो क्राइम रिपोर्टिंग करने लगा, तो एक क्राइम रिपोर्टिंग होती है, क्राइम रिपोर्टिंग में ये सारे क्राइम, अंडरवर्ल्ड, ये सारी चीज़ें आ जाती, मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो इस क्राइम रिपोर्टिंग के अंदर आ जाएंगी, इसमें अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं होती। उसी तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, उसी जो डिफेंस रिपोर्टर बीट कवर करता है, उसी तरीके से फाइनेंस होता है, उसी तरीके से एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, अलग अलग पार्टीज़ के, कोई कांग्रेस बीट देखता है, कोई BJP, कोई लेफ्ट, कोई SP, BSP, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग, एंटरटेनमेंट का अलग पूरा डिपार्टमेंट होता है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट देखते हैं। तो वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के अलग अलग ख़ास हिस्सा हैं, उन चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए अखबार के ज़रिए या TV के ज़रिए उस फील्ड के एक्सपर्ट जो होते हैं, ख़ास जो वो लोग उसमें काम करते हैं। जो स्पोर्ट्स का एक्सपर्ट है, जैसे विक्रांत गुप्ता हमारे यहाँ, वो स्पोर्ट्स के धुरंधर हैं, तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स करेंगे। जिस तरीके से पॉलिटिकल है, हमारे जैसे बहुत सारे अशोक सिंघल से लेके आप उनको TV पे देखते हैं, वो पॉलिटिकल बीट करेंगे। एंटरटेनमेंट है जैसे, तो वो एंटरटेनमेंट करेंगे। तो इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जिसमें वो लोग काम करते हैं। सर श्रेयाज है, बोल रहे हैं कि सर अब 10 मिलियन मतलब होने वाले सब्सक्राइबर, अब हम लोगों को कब आपसे पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा? श्रेयाज जी, आप सभी से मेरी खुद ही तमन्ना रहती है एक एक करके सभी से मिलूं, और जल्दी इंशाल्लाह चाहेंगे तो हम सभी पूरी क्राइम तक की फैमिली मिलेंगे, और जब जब मौका मिलता जाएगा सबसे मिलते रहेंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप लोगों का प्यार और क्राइम तक की जो पूरा परिवार है वो एक साथ रहे, हमेशा यही मेरी दुआ, और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा चूँकि टाइम भी हो गया, बाकी तैयारी कर लूँ, कल आपसे मुलाकात होगी, और मैंने वादा किया अगले 1-2 दिन के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत का सच क्या है मैं कोशिश करूँगा आपको डिटेल में सुनाऊँ। तो आप दीजिए बस इजाज़त, आप लोग अच्छे रहें, हमेशा खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।